दो चीजें बताई थी। देखो, वैद्युत की या विद्युत की, इसकी दो शाखाएं बनाई थी अपन ने, एक स्थिर वैद्युत की और दूसरी गतिक वैद्युत की। ठीक है, याद है? दो शाखाएं थी, एक स्थिर वैद्युत की और एक गतिक वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं अपन? स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंदर अपन ने 4 चैप्टर पढ़े, जिसमें हमने आवेशों को कैसे रखा, मात्र स्थिर अवस्था में रखा। किसी को आवेश दे भी दिया तो जाते वक्त गति करेंगे, लेकिन उस पर जाके स्थिर हो गए। यहाँ पर हमने जो भी पढ़ा वो स्थिर आवेशों के लिए पढ़ा है। और आज अपन पढ़ रहे हैं गतिक विद्युत की, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन गतिशील आवेश एवं गतिशील आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। गतिक वैद्युत की कहलाती है। क्या? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिशील आवेश तथा गतिशील आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, गतिक वैद्युत की कहलाती है। यानी कि गतिक वैद्युत की में अब हम वो पढ़ने वाले हैं जिसमें आवेशों की गति होगी। और अगर आवेशों की गति होती है तो गतिशील आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करते ही हैं, लेकिन साथ में विद्युत धारा का भी प्रवाह होता है। तो गतिक वैद्युत की के अंतर्गत हम विद्युत धारा पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आवेशों का क्या होगा? प्रवाह होगा। और तुमने 10th क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या पढ़ा है बताओ? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश तो इसमें भी थे, इसमें भी आवेश एक चालक से दूसरे चालक में तुमने प्रदान किए थे, लेकिन वो जैसे ही एक चालक से ए चालक से बी में गए, जाते ही वहां पे रुक गए, जाकर इनकी गति रुक गई, निरंतर इनकी गति नहीं थी, इसलिए ये विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सके। लेकिन आज वाले चालक लगातार चलते जाएंगे, गति करते रहेंगे, इनकी गति के कारण क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जैसे जैसे ये चालक गति करते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत धारा बहेगी। तो हमें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर विद्युत धारा पढ़नी है, लेकिन इसे पढ़ने के पहले हमें पदार्थों के वर्गीकरण में पुनः जाना पड़ेगा। हमने पदार्थों का जो वर्गीकरण किया है विद्युत धारा के आधार पर, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है चालक और दूसरे होते हैं कौन से? अचालक या कुचालक। कितने होते हैं? एक होता है चालक और दूसरा होता है अचालक या कुचालक। अगर अपन किसकी बात करें? चालकों की। तो चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं और दूसरे सिरे से पहले सिरे की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। समझ में आई बात? किसका प्रवाह होता है? आवेशों का प्रवाह होता है। समझ गए? तो जैसे ही ये चालक गति करेंगे, चालक में आवेश गति करेंगे, आवेश का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होगी, विद्युत धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा। अचालकों में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवेशों का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि पदार्थ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो क्या अचालकों में आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, 100% होते हैं, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनों के तो किसी पदार्थ का निर्माण संभव ही नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे नाभिक से बंधे रहते हैं। वे चालक में स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। अब अगर वे स्वतंत्र नहीं है तो आवेशों का प्रवाह भी नहीं होगा, अर्थात उसके आवेश नाभिक से बंधे रहते हैं। इन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि किसी भी चालक में या किसी भी वस्तु में विद्युत धारा बहने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है। कौन से इलेक्ट्रॉनों का? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। बद्ध इलेक्ट्रॉन तो सब में ही पाए जाते हैं, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसमें पाते हैं? चालकों में। इसीलिए चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब तुम थोड़ा सोच के देखो विद्युत धारा किस किस में बहती है। तो विद्युत धारा के बारे में सोचोगे तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा चांदी। दिख रहा है? मेरे हाथ का कड़ा देखो, ये रहा, ये चांदी सबसे ज्यादा विद्युत धारा बहती है। फिर तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। लेकिन क्या लकड़ी में विद्युत धारा बहती है? तो ऐसा क्या अंतर है लकड़ी और सोने में? कोई तो अंतर होगा। तो ये जो लकड़ी है इसमें करंट नहीं आ रहा, लेकिन ये जो चांदी का कड़ा है करंट तो इसमें भी नहीं आ रहा। लेकिन जैसे विभवांतर लगाऊंगा तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, करंट आ जाएगा। इसमें विभवांतर
लगा भी दूंगा तो भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए सबसे पहले वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो जैसे ही विभवांतर लगाएंगे वैसे गति करेंगे। यानी कि अगर किसी पेड़ के पत्ते टूट गए और हवा चलेगी तो वो उड़ेंगे ही उड़ेंगे, लेकिन जो पत्ते टूटे हुए नहीं है और हवा भी चल गई तो भी उनका टूटकर उड़ना संभव नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर बद्ध इलेक्ट्रॉनों की कहानी पेड़ से जुड़े हुए पत्तों की है, जबकि ये टूटे हुए पत्ते हैं जो उड़कर हो सकता है बूंदी के एक भाग से दूसरे भाग की तरफ चले जाएं। तो यहाँ ये समझ लें कि किसी भी चालक में आवेशों का प्रवाह होने के लिए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो सके और इनके प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा बहती है। यानी विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सबसे बड़ी चीज है मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब वापिस आ जाओ, तुम्हें अंतर पता होना चाहिए कि आगे के 4 चैप्टर पढ़े थे जो क्या है, और अब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 5 और 6 वो क्या है। तो पहले 4 चैप्टरों के अंदर हमने स्थिर आवेश पढ़े, जिसके अंदर तुमने सबसे पहले कूलाम का नियम पढ़ा। उस कूलाम के नियम में तुमने कहा 2 स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। ये लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके वर्ग दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एटसेट्रा। लेकिन मेन चीज क्या थी, 2 स्थिर बिंदुवत आवेश थे। क्या थे? 2 स्थिर बिंदुवत आवेश थे। मतलब कहने का अर्थ यह है कि स्थिर आवेश थे इसलिए कूलाम का नियम लागू हुआ। अगर कोई तुमसे पूछे क्या विद्युत धारा में कूलाम का नियम लागू हो सकता है, नकार देना सिरे से। कारण क्योंकि इसमें क्या है, इसमें स्थिर आवेश नहीं है, गतिशील आवेश है, और गतिशील आवेशों के मध्य कूलाम का नियम नहीं लग सकता। आ गई बात समझ में? गतिशील आवेशों के मध्य कूलाम का नियम नहीं लग सकता। तो यहाँ पर न तो कूलाम का नियम लगेगा। फिर आ जाते हैं विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र स्थित जिसमें स्थित अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल महसूस करेंगे। तो भैया गतिशील आवेश भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये गतिशील आवेशों का विद्युत क्षेत्र है जो निरंतर परिवर्तनशील रहता है। और वहां जो हमने पढ़ा था उसमें आवेश स्थिर थे, इसलिए उनका विद्युत क्षेत्र भी स्थिर था। इसी प्रकार हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़े, जिसमें परिमाण में बराबर प्रकृति में विपरीत 2 बिंदुवत आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित थे, जिसे हमने विद्युत द्विध्रुव कहा। याद है? तो ये सारी चीजें हमने जो पढ़ी है, जिसमें विभव भी पढ़ा है, जिसमें धारिता भी पढ़ी है, उन सभी चैप्टरों में लगभग हमने क्या देखा है, स्थिर आवेश थे। जैसे गाउस के नियम देखे, गाउस भी किसकी परिकल्पना करवाता है, स्थिर आवेशों की। हमने आवेश दे दिए चालक पर, एक समान रूप से वितरित हो गए, वितरित होने के बाद वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब हम उनके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। तो वो जो चीज हम वहां देख रहे थे वो स्थिर आवेशों के लिए थी, लेकिन आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वे सिर्फ और सिर्फ गतिशील आवेशों के लिए है। यानी कहने का अर्थ कि जब आवेश किसी चालक में, पहली बात तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या होना चाहिए, चालक। तो जब भी विद्युत धारा की परिभाषा बनाओगे तो चालक का होना अनिवार्य है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही सही। फिर उसके बाद भी चूंकि ये चांदी के कड़े में विद्युत धारा नहीं बह रही, तो चालक होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें विद्युत धारा बह जाएगी। किसी भी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उसके सिरों पर क्या होना जरूरी है, विभवांतर। विभवांतर क्या काम करता है, जैसे पानी ऊपर 2 टंकियां रखिए, एक टंकी ऊपर रखिए और मान लो एक टंकी नीचे रखिए। तो अब तुम्हें पानी लाना है ऊपर वाली टंकी से नीचे वाली टंकी पे। अब अगर तुम नलची से जोड़ दोगे तो ऊपर वाली से नीचे वाली पे आ गया, लेकिन अगर 2 टंकियां बराबर रखी है और उनमें नलची जोड़ दी तो पानी आएगा क्या, नहीं आएगा। तो पानी का स्थानांतरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक को ऊंचे तल पे रखना पड़ता है और दूसरी को नीचे तल पे, ताकि पानी आसानी से उच्च तल से किधर आ जाए, निम्न तल की ओर, उच्च गुरुत्वीय तल से निम्न गुरुत्वीय तल की ओर आ जाए। यानी पानी के प्रवाह के लिए भी हमारे को तलों को निर्धारित करना पड़ता है। इसी प्रकार चालक में आवेशों के प्रवाह का निर्धारण करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें विभवांतर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विभवांतर। अगर हम विभवांतर नहीं लगाएंगे, तुमने कहा सर आपने बोला एक चालक होना चाहिए, मैंने भी मान लिया भैया एक चालक है, ये इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब इसका मतलब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या इसमें विद्युत धारा बह जाएगी, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना। पहली कंडीशन क्या थी, विद्युत धारा बहाने के लिए चालक होना चाहिए। बोलो चालक है कि नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या थी, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, बोलो है, चालक भी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। तो क्या इसमें विद्युत धारा बह जाएगी कि नहीं बहेगी। इसमें विद्युत धारा बहाने के लिए इसके सिरों पर विभवांतर लगाना ही पड़ेगा।
क्या लगा दिया तुमने, विभवांतर। अब ये विभवांतर करता क्या है, इस चालक के सिरों में एक सिरे को प्लस बना देता है और दूसरे सिरे को माइनस। अब माइनस वाली जो आवेश है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वे माइनस माइनस से प्रतिकर्षित होकर किधर आएंगे, प्लस की ओर। ये लगातार निरंतर एक दिशा में गति करेंगे, नहीं करेंगे, और अगर ये गति करेंगे तो क्या होगा, आवेशों का प्रवाह होगा कि नहीं होगा। अब आवेशों का प्रवाह हो गया तो हम क्या पढ़ रहे हैं, गतिज विद्युत की पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इसमें आवेश कौन सी अवस्था में रहते हैं, गतिशील अवस्था में। इसमें कौन सी अवस्था में रहते थे, स्थिर अवस्था में। इसमें कौन सी अवस्था में, गतिशील अवस्था में। इसमें कौन सी अवस्था में थे, समझ में आ रही बात, इसमें स्थिर थे और इसमें गतिशील है। साथ साथ देखना भैया, विद्युत धारा पढ़ी 10th क्लास में, लेकिन क्यों पढ़ी है, कैसे, कौन सा पॉइंट लगाना है, उसका अर्थ समझ लो। सबसे पहली बात, चालक होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक चालक में तुम कहो सर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। 100% सब चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कारण अगर तुम कमरे के ताप को छोड़कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले जाओ तो प्रत्येक चालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है।